हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं आ चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। भाई हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने पिछले लेक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जांपल्स लिए थे और उनको बनाना सीखा था, है ना। और इस वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इस वाले लेक्चर में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के कुछ लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहां पे वैलिड है, कहां पे वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी। क्या बात कही थी लास्ट लेक्चर में? हमने कही थी दैट एलडीएस विल बी मोर स्टेबल, दैट एलडीएस विल बी मोर स्टेबल वेयर formal charges are where formal charges are closest to zero or are more distributed। सर इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब समझो। वो वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे फॉर्मल चार्जेस या तो जीरो के नजदीक होंगे या तो बहुत ज्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में आपको दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा, है ना। N3 माइनस का अगर आप एलडीएस बनाने जाओगे बच्चों, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है ना, मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी स्पीसीज का एलडीएस कैसे बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है एंड यू विल गेट द एलडीएस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं भाई N3 माइनस के, एक ये एक, और दूसरा बन सकता है ये, है ना। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, एक ये भी बन सकता है। अच्छा, इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो कितना। फॉर्मल चार्ज क्या होता है सर? वो भी मैंने कैलकुलेट करना सिखा रखा है आपको। इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज 5 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच इज 1 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच इज, एक बॉन्ड में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 8 से कितना दूर है? 6 दूर है। नॉन बॉन्डिंग हो गया 6, तो ये हो गया भाई कितना? 5 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 2, दिस इज -2, है ना, एंड दिस इज +1, सो दिस इज -1। तो भाई देखो इसके दो स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है ना, एक ये, तो दोनों ही एलडीएस इसके सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जहां पे फॉर्मल चार्जेस या तो जीरो के बहुत नजदीक होंगे तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो बताओ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे है फॉर्मल चार्जेस, ऊपर की नीचे? सर ऊपर, ऊपर तीनों एटम पे है फॉर्मल चार्ज, नीचे में सिर्फ 2 पे ही है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये वाला है मोर स्टेबल और ये वाला है बच्चों लेस स्टेबल। ठीक है, ये वाला क्या है बच्चों? लेस स्टेबल। ठीक है ना। ठीक है, CO2 का एग्जांपल देखेंगे। CO2 का भी जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे एलडीएस, तो दो स्ट्रक्चर संभव हैं, एक तो ये और तीसरा ये। तो बताओ ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा है? ज्यादा सही? सही दोनों ही है, दोनों ही सही एलडीएस है, वैलिड एलडीएस है, दोनों ही वैलिड है। सही कौन सा है? तो पढ़ो, वो वाला एलडीएस ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे फॉर्मल चार्जेस या तो क्लोजेस्ट टू जीरो होंगे या तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है ना। भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाले पे, ठीक है ना, जो ऊपर जो ये वाला एलडीएस है आपका, इस वाले एलडीएस में सारे एटम पे जीरो फॉर्मल चार्ज आ रहा है। सारे एटम पे कैसा आ रहा है बच्चों? चार्ज जीरो फॉर्मल चार्ज आ रहा है। और अगर इस पे सारे एटम पे जीरो फॉर्मल चार्ज है और इस पे यहाँ पे कुछ कुछ चार्ज है, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वो वाला जहाँ पे फॉर्मल चार्जेस आर क्लोजेस्ट टू जीरो, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। भाई कोई भी एटम ना अपने ऊपर फॉर्मल चार्ज रखना नहीं चाहता है। अगर किसी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज जीरो है तो वो बहुत स्टेबल है, ठीक है, जैसे कि ये वाला, और ये वाला लेस स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे और अब हम चलेंगे लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो
क्या टॉपिक डालेंगे बच्चों? हम टॉपिक डालेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, परम्यूटेशंस नहीं भाई, लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ एलडीएस। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के क्या क्या लिमिटेशन है, कहां कहां हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात, LDS is not valid, LDS is not valid for hypervalent species, hypervalent species। जो हाइपरवैलेंट स्पीसीज होते हैं ना, उनके लिए LDS एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चों। सर हाइपरवैलेंट का मतलब क्या? ठीक है सुनो, दोज स्पीसीज। सर हाइपरवैलेंट का मतलब क्या? हाइपरवैलेंट का मतलब वैसे स्पीसीज होते हैं बच्चों जिनमें बॉन्डिंग करने के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए वैलेंस सेल में। क्या बोला? हाइपरवैलेंट स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए उसके वैलेंस सेल में। ठीक है, तो दोज स्पीसीज इन विच central atom has more than 8 electron in its valence shell after bonding। क्या मतलब है इस चीज का? देखो भाई, एग्जाम्पल हाइपरवैलेंट स्पीसीज के एग्जाम्पल कौन कौन से? एक PCl5 ले सकते हो। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है P। हमें कैसे आएगा? इसी वाले चैप्टर में सीखोगे तुम PCl5 का स्ट्रक्चर बनाना। आई विल लेट यू नो, है ना, PCl5। ठीक है, आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक है, PCl5। तो भाई देखो इस वाले फास्फोरस पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? अच्छा, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 2। तो ऐसे कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 5। 1 2 3 4 5। तो एक बॉन्ड से आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ना, 1 2। एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो 5 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। तो बॉन्ड बनाने के बाद इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या ये 8 से ज्यादा है? हाँ सर, ये 8 से ज्यादा है। तो बच्चों जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में बॉन्ड बनाने के बाद, जब किसी भी सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए बॉन्ड बनाने के बाद, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों हाइपरवैलेंट स्पीसीज। क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट स्पीसीज बोलते हैं। तो क्या PCl5 हाइपरवैलेंट है? यस सर है। और एग्जांपल बताओ सर। SF6। SF6 का स्ट्रक्चर देखो यहां बना रहा हूं मैं। S 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है ये नालायक। 1 से मन नहीं भरा, 2 से मन नहीं भरा, 6 बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 6। तो बताओ 6 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। क्या ये भी 8 से ज्यादा है? यस सर, ये भी 8 से ज्यादा है। ये भी एक हाइपरवैलेंट स्पीसीज है। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर? बहुत एग्जांपल है रे, बहुत। PCl5, SF6, SF4। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, IF बोलो। ठीक है, अच्छा SF4 में कैसे? देखो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। 4 तो देखो इसने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग में लगा दिए है ना। 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके। देखो 4 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग में लगाए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके? बच गए। ठीक है, तो इस 4 बॉन्ड से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन आए? ठीक है, 8। और 2 पहले से भी तो बचा हुआ है ना, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया है ना बॉन्डिंग बनाने के बाद। किस पे? सेंट्रल एटम पे। तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं बच्चों हाइपरवैलेंट स्पीसीज। और जो हाइपरवैलेंट स्पीसीज होता है ना, उसके लिए LDS इज नॉट वैलिड। LDS वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो LDS है ना बच्चों, वो इंटायरली डिपेंड होता है, इंटायरली बेस्ड है वो ऑक्टेट रूल पे। LDS के लिए जो भी है वो 8 इलेक्ट्रॉन ही है। अगर 8 से कम हो जाए तब भी LDS खुश नहीं है। अगर 8 से ज्यादा हो जाए तब भी LDS खुश नहीं है। LDS के लिए जो भी कुछ है, LDS के लिए जो भी कुछ है
वो 8 इलेक्ट्रॉन ही है, वो ऑक्टेट ही है, ठीक है ना। तो हम लिख भी देंगे इस बात को। ऐसा क्यों है बताओ, ऐसा क्यों है? एलडीएस क्यों नहीं वैलिड है हाइपरवैलेंट स्पीशीज पे? बिकॉज एलडीएस इज ओनली एप्लीकेबल बिकॉज एलडीएस इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, बिकॉज एलडीएस इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ठीक है भाई। और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है सर? और भी एप्लीकेबल नहीं है, देखो सेकंड एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन नहीं, लिमिटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? लिमिटेशन बोलेंगे इस चीज को, ठीक है। एलडीएस इज नॉट वैलिड फॉर हाइपोवैलेंट स्पीशीज। सर ये क्या होता है? ये सेकंड लिमिटेशन है, ठीक है ना। एलडीएस इज आल्सो नॉट वैलिड फॉर हाइपोवैलेंट स्पीशीज। सर हाइपोवैलेंट क्या होते हैं? हाइपोवैलेंट वैसे स्पीशीज होंगे बच्चों जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए, ठीक है। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। तो जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए, तो दो स्पीशीज इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए, जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए, उसके वैलेंस सेल में बॉन्ड बनाने के बाद, आफ्टर बॉन्डिंग, है ना। सेंट्रल एटम को हमको चेक करना है कि बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहे हैं कि ज्यादा, ठीक है। 8 से ज्यादा होंगे तो हाइपरवैलेंट, 8 से कम होंगे तो हाइपोवैलेंट। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है, चलो एग्जाम्पल AlCl3, एग्जाम्पल AlCl3। देखो एल्युमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों लगा दिया देखो इसने शेयरिंग पे, एक क्लोरीन के साथ इधर, एक क्लोरीन के साथ इधर और एक क्लोरीन के साथ इधर। बताओ भाई इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नहीं सर नहीं बचा, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद इस सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम कौन है? एल्युमिनियम। बॉन्ड बनाने के बाद की कहानी कर रहा हूं मैं, पहले की कहानी नहीं कर रहा हूं। देखो दो स्पीशीज इन सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आफ्टर बॉन्डिंग। भाई आफ्टर बॉन्डिंग एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना इस बात को, आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो आफ्टर बॉन्डिंग बताओ एल्युमिनियम के पास आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग, एल्युमिनियम के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? सर 2 इस बॉन्ड से आया, 2 इस बॉन्ड से आया, 2 इस बॉन्ड से आया, 6 इलेक्ट्रॉन। हाय मजा नहीं आया सर, 8 तो पूरा ही नहीं हुआ। तो क्या ये लेस देन 8 है? यस सर ये लेस देन 8 है। और अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग बनाने के बाद, बॉन्डिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग बनाने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद, है ना, आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, तो बच्चों ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट स्पीशीज। और भी एग्जांपल है क्या सर? और भी एग्जांपल है, BCl3, BeCl2। BeCl2 में बताओ कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन? 4। BCl3 में 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। सारे हाइपोवैलेंट स्पीशीज के क्या है बच्चों? एग्जांपल है। तो आप इस चीज को तब तक नोट डाउन करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट LDS is not applicable to odd electron species, to odd electron species। जो LDS होता है ना वो odd electron species के लिए बच्चों वैलिड नहीं है। जैसे एग्जांपल NO, ClO2, ClO3। NO में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? सर नाइट्रो, इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ? सर 5, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने? सर 6। 5 + 6 = 11 इलेक्ट्रॉन, विच इज ए ऑड नंबर। तो जिसमें ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसा बच्चों? ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना अगर किसी स्पीसीज में, और वो अगर ऑड नंबर में आ रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 6, दोनों को जोड़ दिया आ गया 11। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर आ रहा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर आ रहा है, तो एलडीएस उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ClO2 का एग्जांपल देख ले मेरे भाई। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता? 7। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7 प्लस। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? सर 6 होते हैं। 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा? 12। कितने हो गए बता इलेक्ट्रॉन? सर 19 इलेक्ट्रॉन। क्या ये भी ऑड है? यस सर ये भी ऑड है। तो क्या एलडीएस एप्लीकेबल होगा इसके लिए? नहीं सर नहीं होगा एप्लीकेबल।
ClO3 बता दे चल। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन में कितने, एक में 6 तो 3 में 18, तो सर ये भी 25 आ गया। इट इज ऑल्सो ए व्हाट, बताओ बताओ, इट इज ऑल्सो एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये सारा, तो इन सब के लिए एलडीएस वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो ये भी एक लिमिटेशन है बच्चों एलडीएस का, ठीक है ना। मतलब हम इन तीनों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इन तीनों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिमिटेशन, अगला नेक्स्ट फोर्थ में क्या है भाई? फोर्थ में देखो, इट इज not applicable for d block element, for d block elements compound, for d block elements compound। जो d block के बच्चों एलिमेंट होते हैं ना, उनका जो कंपाउंड होता है उसके लिए भी एलडीएस एप्लीकेबल नहीं है। सर एग्जांपल दे दो, TiCl2, MnO, ZnO एक्सेट्रा। देखो टाइटेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये मैंगनीज है ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो जिंक है ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए भी एलडीएस वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है बताओ? क्योंकि देखो अब तुम डी ब्लॉक में आ गए ना, और अगर तुम डी ब्लॉक में आ गए, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से जरा बताना, पीरियोडिक टेबल अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो डी ब्लॉक बताओ कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? आंसर फोर्थ पीरियड। कौन से पीरियड से? फोर्थ पीरियड से। और अगर फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, ठीक है ना, तो फोर्थ पीरियड में बताओ कौन कौन से सबसेल आ जाएंगे? अगर पीरियड फोर्थ है ना, अगर फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में कौन कौन से सबसेल आ जाएंगे? एस आ जाएंगे, पी आ जाएंगे, डी भी आ जाएंगे और एफ भी आ जाएंगे मेरे भाई। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? क्या इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? सर 8 तो पी तक ही पूर जाएंगे, इसमें डी और एफ भी है, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? 32। कैसे? एफ में मैक्सिमम रख सकते हैं 14, इसमें रख सकते हैं 10, तो 14 10 24, 6 30 2 32, है ना। तो ये भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना वो भी बखूबी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। और कई बार मतलब क्या होता है ना, आप डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक को ही स्टडी करते हो, ठीक है ना, 12th क्लास में, तो वहां भी आपको ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बच्चों उनके कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल, समझ में आ रही है आपको बात मेरी? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट अगला देखेंगे। अच्छा देखो, जो लुईस थ्योरी था ना बच्चों, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बेस्ड था ऑक्टेट रूल पे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एलडीएस इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। एलडीएस के लिए ऑक्टेट ही भगवान है, ठीक है ना। एलडीएस के लिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए ऑक्टेट ही भगवान है। इसका मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा है, एलडीएस बोलता है अरे वाह 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 ये तो बिल्कुल स्टेबल है। और जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, फिर जिसका ऑक्टेट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, जैसे PCl5 में फास्फोरस का, तो उसमें एलडीएस बोलता है कि यार ये स्टेबल नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता, वो तो बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल होता है। तो वो तो लिमिटेशन है एलडीएस की, एलडीएस उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये स्टेबल है ही क्यों, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों? फिफ्थ, सिंस LDS is based on octet rule, LDS is based on octet rule, ये octet rule पे based है, octet rule, so it explains inertness of noble gas, inertness of noble gas। देखो अगर ये ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है ना, कि नोबल गैस की इनर्टनेस की चर्चा कर रहा है, ये बोल रहा है कि यार किसी एटम को ये बोलता है कि भाई तुम एटम जो है ना, तुम भी नोबल गैस की तरह बन जाओ और अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। क्यों? क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा होता है। ये बोलता है कि किसी भी एटम को कि भाई तुम ऑक्टेट पूरा कर लो, नोबल गैस की तरह बन जाओ और स्टेबल हो जाओ,
इसका मतलब ये चाहता है कि हर एलिमेंट ना नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा, हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि नोबल गैस का जो ऑक्टेट होता है बच्चों, वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो तुम, जैसे मान लो आर्गन, आर्गन का एग्जाम्पल देखो 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6। देखो आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? 2 + 6 8, वैलेंस सेल। ये क्या है? वैलेंस सेल। बता, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? 2 + 6 8 हो गया। ठीक है, तो आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसी प्रकार से जो नोबल गैस होता है ना, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो एलडीएस बोलता है कि हर एटम नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है, मतलब कि ये नोबल गैस की बिल्कुल बड़ाई करता है। ठीक है ना? ये बोलता है अरे यार नोबल गैस तो इनर्ट है। ठीक है, नोबल गैस ऑक्टेट पूरा कर लेता है, इनर्ट बन जाता है। ठीक है, क्या होगा अगर नोबल गैस के कंपाउंड मिल जाए तो? अभी तक तो ये बोल रहा था कि नोबल गैस इनर्ट होता है, नोबल गैस की तरह बन जाओ, नोबल गैस इनर्ट होता है। लेकिन अगर मान लो नोबल गैस के ही कंपाउंड मिल जाए तो क्या एलडीएस उसको एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नोबल गैस कंपाउंड्स, फॉर नोबल गैस कंपाउंड्स। एग्जाम्पल KrF6, जो क्रिप्टन है ना, ये एक नोबल गैस है बच्चों। क्या है? नोबल गैस। तो नोबल गैस भी जब अपने कंपाउंड बना लेते हैं ना, उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन? एलडीएस। क्योंकि एलडीएस अभी तक क्या बोल रहा था कि नोबल गैस इनर्ट होते हैं। लेकिन भाई नोबल गैस ने भी जब अपना कंपाउंड बना लिया, जब नोबल गैस ने भी अपना कंपाउंड बना लिया तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो KrF6, XeF4, XeO2F2, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या सारे नोबल गैस कंपाउंड बनाते हैं? नहीं, सिर्फ दो ही, एक क्रिप्टन और एक जेनॉन। सिर्फ यही दोनों ऐसे होते हैं नोबल गैस की फैमिली में जो कि कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है ना? तो इनके कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं अपने को जिसको एलडीएस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला एक्सेप्शन क्या है? अगला एक्सेप्शन क्या है? नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज शेप, सिक्स्थ। बच्चों जो एलडीएस है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। इन्होंने सिर्फ क्या सिखाया? स्ट्रक्चर बनाना सिखाया कि कोई भी स्पीसीज है उसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लेकिन शेप के बारे में कुछ नहीं कहा। शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है एलडीएस। ठीक है ना? तो एलडीएस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन about shape of species also, और ये स्टेप, ठीक है ना? also it does not explain stability of molecule, बच्चों जो एलडीएस है ना, वो पहली बात तो शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो एलडीएस है ना, ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है ना? तो ऑल्सो इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पहली बात तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है शेप के बारे में, है ना? शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और दूसरी बात का, ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल के। ठीक है ना? तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस थी बच्चों एलडीएस की। और पहला वाला लिमिटेशन याद है जिसमें एलडीएस एप्लीकेबल नहीं था हाइपरवैलेंट स्पीसीज के लिए, है ना? तो उस चीज को सही करने के लिए, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, हाइपरवैलेंट स्पीसीज जैसे PCl5, तो PCl5 में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एलडीएस। PCl5 में जो बॉन्डिंग हो रही थी फास्फोरस की 5 क्लोरीन के साथ, जिसमें फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे थे बताओ? 10। कितने? 10। कैसे? अभी अभी बताया था, 3 4 5, Cl Cl
Cl Cl Cl, देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, 10, ठीक है ना, विच इज ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एलडीएस। एलडीएस बोल रहा था अरे हम तो 8 इलेक्ट्रॉन को ही जानते थे, ये 10 कहां से आ गया। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, जहां पे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाएं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों एक थ्योरी आई जिसका नाम है सिज्विक थ्योरी। जिसका नाम क्या है, सिज्विक थ्योरी। सिज्विक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों किसी भी स्पीसीज में ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है, मतलब क्यों कुछ स्पीसीज जैसे PCl5 ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड क्यों कर लेते हैं। ऑक्टेट एक्सपेंड करने का मतलब है बच्चों वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आ जाना, ठीक है। जैसे कि PCl5 में देखो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको बोलते हैं ऑक्टेट एक्सपेंड। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट एक्सपेंड। तो जो ऑक्टेट जो एक्सपेंड हो रहा था ना, इस बात को एलडीएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कौन एक्सप्लेन करेगा, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आया सिज्विक थ्योरी, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे सिज्विक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तब तक मैं उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और घर पे रिवीजन भी आप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।